वेलकम गाइस, जैसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक अपना चल रहा है ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर में नेक्स्ट है अपना सर्किल। देखिए अपन ने इससे पहले पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था भाई, बिंदु क्या चीज है। फिर पॉइंट के बाद में अपन ने क्या पढ़ी थी, लाइन पढ़ी थी। फिर रेखा पढ़ा था ना, रेखाखंड पढ़ा था और किरण पढ़ी थी। किरण के बाद में फिर अपन ने क्या पढ़ा था, एंगल। एंगल के बाद में ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाद में चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, इस तरीके से अपन सीक्वेंस में चल रहे थे। अच्छा, तो अपन पहुंच गए थे चतुर्भुज तक, चार भुजाओं के आकृतियों तक। अब इसी प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। चतुर्भुज के बाद में अगर मान लो किसी आकृति के अंदर आपकी 5 भुजाएं हैं, है ना, तो यह आकृति आपकी क्या कहलाएगी, पंचभुज। और अगर मान लो किसी आकृति में 6 भुजाएं हैं आपकी, तो ये आपकी कहलाएगी षष्ठभुज, है ना। इसी प्रकार से जिस तरीके से इसमें नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे 5 भुज में कितनी है, 1 2 3 4 5, और षष्ठभुज के अंदर 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, इसके अंदर कितनी है, 5 है। तो जिस हिसाब से आपकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी, आपका नामकरण भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। जैसे पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, है ना, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। अच्छा, कभी कभी इसमें एक वर्ड ये आता है कि सब, जैसे मान लो एक तो है सिंपल, जैसे ये लिखा हुआ है षटभुज, और एक होता है आपका समषटभुज, है ना, हेक्सागन, और दूसरी चीज है आपकी रेगुलर हेक्सागन। इसमें भी एक अंतर होता है, वो अंतर आप समझ लीजिए। हेक्सागन का मतलब हो गया कि भाई जिसमें सिंपली आपकी 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं तो 6 ही कोण भी मिलेंगे, है ना, वो तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है। और सम शब्द मैंने लगा दिया ना इस पे, मैंने बोल दिया रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये हो गया आपका कि इस हेक्सागन के अंदर आपकी जितनी भी भुजाएं जो हैं आपकी, वो सारी की सारी भुजाएं आपकी क्या रहेंगी, इक्वल, बराबर बराबर भुजाएं रहेंगी समषटभुज के अंदर। ठीक है ना, ये खासियत होती है सम, जहां पे सम शब्द, जैसे मैं कहीं पे बोलूं सम पंचभुज, इसका मतलब पंचभुज की सारी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर। समषटभुज मतलब कि 6 की 6 भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। फिर भुजाओं की अब बात फिनिश करके अब अपन स्टार्ट करते हैं किसकी, सर्किल की। वृत्त क्या चीज है, देखो सर्किल क्या है आपका। सर्किल की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो डेफिनेशन इस तरीके से दूंगा कि भाई सर्किल में एक तो होता है आपका फिक्स पॉइंट, जैसे ये है आपका फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। ये फिक्स पॉइंट के सापेक्ष एक दूसरा बिंदु ले लिया जाता है। जैसे मान लो ये दूसरा बिंदु मैंने ले लिया, ये है आपका चल बिंदु, मूविंग पॉइंट। ये बिंदु आपका चलेगा। कैसे चलेगा, चलने की इसकी कंडीशन ये रहेगी कि इसको कहीं पर भी आप मूव कराओ, कहीं भी घुमाओ, कहीं भी चलाओ, लेकिन कंडीशन मेरी ये है कि ये फिक्स बिंदु से लेकर के और ये चल बिंदु की ये जो दूरी है ना, ये दूरी आपकी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रखनी है आपको, ये चेंज नहीं करनी। तो आप इस बिंदु को अब कैसे भी चला लीजिए, कैसे भी चला लीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा, ये एक सर्किल प्राप्त। क्या प्राप्त हुआ आपको, ये सर्किल। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये एक चल बिंदु हो गया, मूविंग पॉइंट आप इसको बोल सकते हो, है ना। मतलब ये एक ऐसे चल बिंदु का बिंदु पथ होता है जो फिक्स बिंदु से एक निश्चित दूरी रखता है, फिक्स डिस्टेंस रखता है। इसको हम बोलते हैं क्या, सेंटर बोलते हैं इसको, सेंटर मिडिल। ये जो फिक्स जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली जो फिक्स डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस मतलब कि फिक्स बिंदु, स्थिर बिंदु और चल बिंदु के बीच की जो दूरी है, ये दूरी ही आपकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है आपकी रेडियस, त्रिज्या। कौन सी दूरी कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाती है, ये वाली जो दूरी है आपकी। ठीक है, और जो त्रिज्या है आपकी, जैसे यहां से आते ये त्रिज्या हो गई, इस त्रिज्या को अगर मैं डबल कर दूं, डबल कैसे, ये देखो आ जाओ, है ना, त्रिज्या का डबल मतलब कि त्रिज्या को अगर मैं आर लिखूं तो मैं बात करूं किसकी, 2r की, डबल हो गया ना। तो 2r जो डिस्टेंस है,
ये आपकी कहलाती है क्या, ये 2r डिस्टेंस जो है, जैसे यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2r है। ये डिस्टेंस है आपकी 2r। ये 2r जो डिस्टेंस है ना, इस 2r डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं क्या, व्यास। क्या बोलते हैं, डायमीटर d या व्यास। इसको इस तरीके से शो करते हैं। तो ये हो गया इसका व्यास, सर्किल का व्यास। अब नेक्स्ट चीज देखिए, एक त्रिज्या तो ये है ना, और एक त्रिज्या जैसे मैंने बना दी ये वाली। अब इन दोनों त्रिज्याओं से ये जो गिरा हुआ जो क्षेत्र है आपका, ये जो छायांकित भाग है, ये भाग आपका कहलाता है त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं से बना हुआ टुकड़ा। ठीक, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। अब ये जो त्रिज्यखंड है ना, इस त्रिज्यखंड के अंदर दो तो हैं आपकी त्रिज्याएं, और एक ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कर्व के रूप में जो है, ये कहलाती है आपकी चाप। सर्किल का जो संपूर्ण जो ये सर्किल जो है, यहां से लेकर के यहां तक की ये जो कंप्लीट जो डिस्टेंस है, ये कंप्लीट डिस्टेंस तो कहलाती है इसकी परिधि। क्या कहलाती है, सर्कमस्टेंस, मतलब परिधि। और इस परिधि का कोई भी एक टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा, जैसे मान लो ये टुकड़ा था, ये ए और ये बी, तो ये छोटा टुकड़ा जो है, ये छोटा टुकड़ा, ये कहलाता है आपका चाप। तो त्रिज्यखंड जो है, त्रिज्यखंड के अंदर दो तो होती हैं आपकी त्रिज्याएं और एक होती है आपकी चाप। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको इसी में बता देता हूं, इसी फिगर के अंदर। परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को काटने वाली रेखा, जैसे ये है आपकी P और ये है आपकी Q, परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को काटने वाली रेखा, इस तरीके से जो रेखा काटती है, ये आपकी कहलाती है जीवा। क्या कहलाएगी, कॉर्ड, जीवा कहलाती है आपकी। ठीक है, और अगर ये जीवा सेंटर से गुजर जाए, अगर आपकी जीवा जो है ये सेंटर से गुजर जाए, मतलब ये भी तो जीवा ही होगी ना, तो तब आपकी जीवा क्या कहलाती है, तब आपकी जीवा कहलाएगी आपका व्यास। क्या कहलाएगी, व्यास। ठीक है गाइस, अच्छा। अब जैसे मान लो ये सर्किल है, इस सर्किल के अंदर ये इसका सेंटर हो गया, ये जीवा है, ये क्या है, जीवा, और ये क्या है आपका चाप। तो जीवा और चाप से जो निर्मित क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका कहलाता है वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। अब ये जो है, ये छोटा वृत्तखंड है, तो इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और ये जो बच गया, ये बड़ा वृत्तखंड है, इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो ये कहलाता है आपका वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड है, ये जो छायांकित है ये वृत्तखंड है, और ये जो खाली स्पेस है ये भी आपका वृत्तखंड है। ठीक है, किसी भी सर्किल के ऊपर, किसी भी सर्किल के किसी भी परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर मैं एक रेखा खींच दूं, और वो रेखा जो है मेरी, वो सेंटर से जो एंगल बनाएगी, ये त्रिज्या, सेंटर से जो मेरी त्रिज्या है, इस त्रिज्या पे ये जो रेखा है, ये जो कोण जो बनाती है, ये कितने का बनाए, 90 डिग्री का। अगर इस प्रकार की कोई रेखा है, तो ये जो मेरी रेखा है ना, ये मेरी रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। और किसी बिंदु पर आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो ये आपका सारा कंप्लीट था, सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में था। ठीक है, अच्छा जी। अब वृत्त के बाद में एक आध चीजें और देख लेते हैं अपन। इसको तो रब करता है। क्या है वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के तहत है। अपन यहां पे केवल इतना ही देखेंगे कि भाई फिगर किस तरीके से होता है, क्या उसमें चीजें होती हैं। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सर्किल के बाद में नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं। एक तो होता है अपने पास में प्रिज्म, ठीक, और एक चीज होती है अपने पास में पिरामिड। तो पहले अपन देखते हैं प्रिज्म क्या चीज होती है ना। प्रिज्म का मतलब ये है, प्रिज्म एक ऐसी फिगर को कहेंगे कि जैसे मान लो मैंने एक, ये बेस है, बेस में मैंने बना लिया एक त्रिभुज।
बेस में क्या बना लिया, त्रिभुज। और टॉप की आकृति में भी मैं सेम ही चीज बना दूं, टॉप में भी मैंने क्या बना दिया, त्रिभुज ही बना दिया। और इनको मैं यो यहां इस तरीके से मिला दूं, ठीक है। मतलब कि आपकी जो बॉटम है, बॉटम की आकृति और टॉप की आकृति, दोनों फिगर आपके क्या रहे, सेम, एक जैसे अगर आपके दोनों फिगर हैं तो आपका जो डायमेंशन जो बनेगा वो आपका डायमेंशन कैसा बनेगा, वो आपका बनेगा प्रिज्म। क्या कहलाएगा आपका, वो प्रिज्म कहलाएगा। अगर बॉटम और टॉप दोनों चीजें अगर आपकी सेम है तो वो चीज आपकी कहलाएगी प्रिज्म, ठीक है। और भी प्रिज्म हो सकते हैं आपके, जैसे मान लो कि मैंने क्या लिया, आधार के अंदर तो मैंने ले लिया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और टॉप में भी ले लिया एक समांतर चतुर्भुज, और इनको मैं इस तरीके से अगर मिला दूं, इस तरीके से, तो ये भी एक प्रिज्म ही बना, है ना। फर्क क्या आएगा, इसका नाम तो मैं दे दूंगा क्या भाई, ये तो मेरा बन गया कैसा, त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसको नाम में क्या दे दूंगा मैं, इसको मैं दे दूंगा सिंपल आयताकार प्रिज्म, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम चेंज हो जाएंगे, बाकी आकृति आपकी क्या रहेगी, ये आकृति रहेगी आपकी प्रिज्म ही रहेगी। अच्छा, एक तीसरी चीज और देखिए आप, मैंने क्या किया आपकी बार, जो आपका बॉटम जो है, नीचे का जो हिस्सा है, वहां पर एक सर्किल बनाया, और जो आपका टॉप है, टॉप में भी क्या बनाया, एक सर्किल बनाया, और ये इस तरीके से दोनों को दिया मैंने मिला, ठीक है। तो अब जो आकृति बनी, आकृति तो अभी भी कौन सी है, ये प्रिज्म ही है, लेकिन इस आकृति को अपन स्पेशल रूप से क्या डिफाइन कर देते हैं, इसको सिलेंडर, बेलन, क्या आकृति बोल देते हैं इसको हम, बेलनाकार आकृति, बेलन बोल देते हैं इस वाली आकृति को स्पेशल रूप से, ठीक है गाइस। अच्छा, ये तो अपनी बात थी किसकी, प्रिज्म की। अब प्रिज्म के बाद में अपन नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं इसके अंदर, पिरामिड। पिरामिड क्या चीज होता है, देखो, प्रिज्म और पिरामिड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। प्रिज्म में तो क्या था आपका कि बॉटम और टॉप में एक जैसी आकृति आपकी होती थी, लेकिन प्रिज्म में, सॉरी, पिरामिड में क्या अंतर आ जाता है, पिरामिड में आपकी बॉटम में तो कोई भी आकृति हो, चाहे जो मर्जी आकृति रहे बॉटम के अंदर, लेकिन टॉप की आकृति में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रहेगा, एक बिंदु रहेगा, और इस बिंदु से ही इन सारी तीनों को मैं इस तरीके से मिला दूंगा। तो ये मेरी आकृति क्या बन गई, मेरी पिरामिड। क्या बना मेरा ये, पिरामिड। तो बॉटम में तो कोई भी आकृति रहेगी आपकी, लेकिन टॉप जो है, टॉप में हमेशा क्या रहेगा, एक पॉइंट रहेगा, एक शीर्ष रहेगा, वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा जी, इसी प्रकार से जैसे मान लो ये एक आकृति है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इसको मैं बनाना चाहूं तो ये भी मेरा क्या बना, एक समान, ये मेरा क्या बना, एक पिरामिड बना। इस पिरामिड का नाम क्या दे दूंगा मैं, इसको मैं बोल दूंगा त्रिभुजाकार पिरामिड, और इस त्रिभुज को क्या बोल दूंगा मैं, समांतर पिरामिड, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अगर मान लो मैं सर्किल में, मैं बॉटम के अंदर नीचे आधार आकृति में तो क्या ले लूं मैं, एक सर्किल ले लूं, ठीक है, और ऊपर मेरा पिरामिड की बात कर रहा हूं तो ऊपर एक बिंदु लेना पड़ेगा, और इसको मैं इस तरीके से यूं दूं, मिला, ठीक है। तो है तो क्या, बेसिकली तो ये भी एक क्या है आपका, पिरामिड ही है, लेकिन इस आकृति को हम स्पेशल रूप से क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कोन। क्या बोलते हैं इसको, शंकु बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, शंकु में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक तो होता है सिंपल शंकु, कोन, और एक होता है आपका राइट एंगुलर कोन, ठीक है ना, लंब कोणीय शंकु, हिंदी में बोलेंगे इसको लंब कोणीय शंकु, और एक होता है आपका साधारण शंकु, ठीक है। तो राइट एंगुलर जो कोण होता है ना शंकु, उसकी एक खासियत होती है कि वो क्या, ज्योमेट्री में होता है, सॉरी सिमेट्री में होता है, वो
इस तरीके से। जैसे अब ये जो आपका सर्किल है ये क्या है, एक सिमेट्री में है, तो इसको मैं बोलूंगा राइट एंगुलर कोन, है ना। और अगर ये सिमेट्री में नहीं हो, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हो, इस तरीके से है, तो अभी भी ये शंकु ही ना आपका, लेकिन अब क्या सिमेट्री में नहीं है, थोड़ा तिरछा है, तो इसको मैं सिंपल शंकु बोल दूंगा। ठीक है, तो ये प्रिज्म और पिरामिड के अंदर आपका बेसिक सा अंतर है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन, अच्छा ये जो अपना शंकु है, ये शंकु का ये सेंटर हो गया आपका। ठीक है, शंकु का सेंटर हो गया। इसमें दो चीज होती है, एक तो होती है ऊंचाई, ऊंचाई जो है हाइट, और एक होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। इन दोनों में क्या अंतर है वो चीज देखिए, और ये हर जगह ही आपको देखनी है। हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर हाइट, 90 डिग्री पे जो हाइट बनती है ना वो है आपकी हाइट। अब जैसे ये जो आपका शंकु है, तो ये शंकु, ये जो हाइट बन रही है ना इसकी, यहां से ये वाली जो हाइट है ये सीधी यहां से लेकर के, और ये यहां इधर की तरफ लेते हैं इसको, इधर ये और इधर की तरफ ये जो ये है जो लंबाई, ये जो ऊंचाई है, ये है आपकी हाइट है, ये सिंपल हाइट है, ये है ना, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पर जो बन रही है ना, ये तो होती है आपकी हाइट। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना हाइट जो है वो 90 डिग्री वाली ही होती है, ऊंचाई जो होती है वो 90 डिग्री वाली होती है। जैसे अगर मैं अब खड़ा हूं, तो मैं सीधा खड़ा हूं ना, तो ही मेरी हाइट है वो, अदरवाइज वो मेरी क्या कहलाएगी, तिर्यक हाइट, स्लैंट हाइट, है ना, तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। तो ये हाइट जो है 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, और ये जो है, ये वाली जो है तिर्यक जो है, इसको हम बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट। ये 90 डिग्री पर नहीं होती है, किसी भी एंगल पे झुकी हुई होती है आपकी। अच्छा जी, इसी तरीके से एक चीज और देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास में क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है ये, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के अंदर आपने देखो पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, पढ़ा है ना। तो आधार तो जैसे मान लो आपकी ये वाली भुजा हो गई आधार, और ऊंचाई कौन सी लोगे आप, ऊंचाई आप लोगे जो बिल्कुल सीधी हाइट है ना, ये यहां से यहां तक जो सीधी 90 डिग्री पर जो हाइट आ रही है आपकी हाइट, वो लोगे ऊंचाई में, ना कि इस वाली हाइट को लोगे। ठीक है ना, तो ऊंचाई का जो नॉर्मल सिंपल वे में अपन जो अर्थ लेते हैं वो 90 डिग्री वाली हाइट होती है आपकी। ठीक है गाइस, अच्छा इसके बाद में अब अपन स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग कर्व। इंजीनियरिंग कर्व देखते हैं अपन कि इंजीनियरिंग कर्व कौन कौन से हैं आपके। अब इंजीनियरिंग कर्व जो है उसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि भाई कौन कौन से कर्व आएंगे। भाई सबसे पहले तो ये एक अपन ने क्या मान लिया, एक सर्किल मान, वो सॉरी एक शंकु मान लिया अपन ने। ठीक है, ये क्या है अपने पास में, एक शंकु है। अब इस शंकु के अंदर अगर मैं इस शंकु को यहां से काटूं इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पे कुछ ना कुछ आकृति मिलेगी मेरे को। ठीक, अच्छा उसी प्रकार से अगर मैं इस शंकु को यहां से काटूं तो भी मुझे कुछ ना कुछ आकृति मिलेगी, और ये इसकी अक्ष है सीधी। ठीक है ना, यहां से काटूंगा तो भी एक आकृति मिलेगी, यहां से काटूंगा तो देखो शंकु को काटने के बाद में मेरे को एक और आकृति मिलेगी। ठीक, उसी प्रकार से अगर मान लो मैं इसको यू काटूं इधर की तरफ ऐसे, तभी भी मेरे को एक आकृति मिलेगी, और अगर मैं इसको यू काटूं तो भी एक आकृति मिलेगी मेरे को। ये जो मैं आकृतियों की बात कर रहा हूं ना, आप इसको आप ऐसे प्रैक्टिकली रूप में आप ऐसे समझो कि भाई एक शंकु है मेरे पास में, है ना, सॉलिड शंकु है, और उस सॉलिड शंकु को जैसे वो अंदर से भरा हुआ है, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, जैसे शंकु जो मेरे पास रखा हुआ था मैं उसको ऊपर से यू काट दिया, जनरेटर बोलते हैं इसको, जनरेटर एक्स, इसको मैंने यहां से काट दिया। तो काटने के बाद में यहां पे जो ऊपर की तरफ से जो मेरे को दिखाई देगी ना, जो आकृति दिखाई देगी, वो आकृति क्या होगी, तो इस स्टार्टिंग की पोजीशन में अगर मैं काटूंगा तो यहां पे मेरे को एक दिखाई देगा, क्या, एक जो आकृति दिखाई देगा वो रहेगा मेरा क्या, सर्किल। क्या रहेगा, सर्किल। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल यू एकदम क्षैतिज काट रहा हूं तो, और अगर मैंने इसको इस तरीके से काटा इसकी स्लैंट हाइट के दौरान,
है ना, ये स्लेंट जो हाइट है, इसकी तिर्यक जो ऊंचाई है, इसको मैंने ये तिरछा करके अगर मैंने काटा तो यहां पे जो मेरे को ये जो आकृति मेरे को प्राप्त होगी, ये आकृति मेरी प्राप्त होगी मुझे दीर्घवृत्त। कौन सी? दीर्घवृत्त, इलिप्स। कौन सी आकृति प्राप्त होगी मेरे को? दीर्घवृत्त। यहां पे कौन सी प्राप्त हुई थी? वृत्त। अभी कौन सी प्राप्त हुई? दीर्घवृत्त। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूं कि देखो नीचे का जो सर्किल है ना, ये सर्किल भी कट रहा है और ऊपर से ये जो मेरी स्लेंट हाइट जो है ये भी कट रही है भाई। ये जनरेटर मेरी इसी तरीके से तो काट रही है जनरेटर एक्सिस। तो ये जो यहां पे मेरे को जो प्राप्त होगा, ये जो आकृति प्राप्त होगी वो मेरे को प्राप्त होगी क्या? एक इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी और वो होगी मेरी क्या? परावल है। पैराबोला। ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूं, देखो ये मेरा सेंटर एक्सिस है, सेंटर एक्सिस के एक ही तरफ है मेरी जो स्लेंट जो तिर्यक जो भाग है, ये तिर्यक भाग पे भी मेरी जो अक्ष चली है और नीचे की तरफ, लेकिन ये सेंटर के इधर की तरफ ही है। तो ये मेरी कहलाएगी क्या? यहां पे जो मेरे को फिगर जो प्राप्त होगा वो फिगर मेरा कहलाएगा कौन सा? वो कहलाएगा मेरा अति परावल है। अति परावल है, हाइपरबोला। क्या कहलाएगा? हाइपरबोला। और अगर ये हाइपरबोला को मैं ले दूं एकदम यू काट दूं, एकदम ऐसे इस तरीके से काट दूं सीधा एकदम 90 डिग्री पे, तो ये अभी जो मेरे को आकृति प्राप्त होगी वो आकृति मेरे को जो मिलेगी उस आकृति को मैं बोलूंगा राइट एंगल हाइपरबोला। राइट एंगल हाइपरबोला है ना, समकोणिक अतिपरावल है। ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे को जियोमेट्रिकल फिगर प्राप्त होंगे, इंजीनियरिंग कर्व कहलाते हैं ये वाले। ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से प्राप्त हुए। एक तो मेरे को प्राप्त हुआ क्या? सर्किल प्राप्त हुआ। ठीक। और सर्किल के बाद में फिर क्या प्राप्त हुआ? यहां पे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या है आपका? इस तरीके से आपका ये दीर्घवृत्त है, अंडाकार आकृति के जैसा। ठीक है। इसमें क्या होता है? दीर्घवृत्त में आपकी दो अक्षें होती हैं, एक होती है ये वाली होती है आपकी दीर्घ अक्ष और ये वाली होती है आपकी लघु अक्ष। ठीक है। और सर्किल का तो आपको पता ही है कि भाई ये यहां से यहां तक क्या कहलाता है? इसका व्यास और इसका आधा त्रिज्या। तो ये है आपकी आकृति दीर्घवृत्त। फिर परावलय कैसे होगी? परावलय आपकी जैसे ये है, ये केवल इतना, ये क्या है आपकी? परावलय। परावलय और अति परावलय के अंदर आपको देखने मात्र से ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। अपन जब इसको ड्राइंग की सीट पर बनाएंगे तभी आपको इसका अंतर स्पष्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो है एक टर्म आएगी जब अपन इसको पढ़ेंगे, ई। ई मतलब इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। ई का जो मान है, ई का मान एक से ज्यादा, एक से कम, इस तरीके से होता है। तो उसके आधार पर आपकी परावलय, अति परावलय, दीर्घवृत्त वगैरह जो है आपके ये बनते हैं। तो ये जैसे मान लो परावलय, अति परावलय, ठीक है ना, ये आपके इस तरीके से जो आपके कर्व है ये आपके दिखाई देंगे। ठीक है गाइस। ये तो था आपका क्या? सर्किल। ये था आपका इलिप्स, दीर्घवृत्त। ये आपकी परावलय। परावलय, अति परावलय और रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला है, इनके अंदर अपन ज्यादा डिफरेंस अच्छे से समझ पाएंगे कब? जब अपन इनका इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीटों को जब बनाएंगे तभी। ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।